हेलो माय क्यूटीज, मेरे चैंपियंस। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। हमने आपके व्याकरण के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो किताब लगी हुई है 2। एक का नाम है बेटा स्पर्श और एक का नाम है संचयन, है ना। तो आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं आपकी किताब संचयन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हरियर काका। क्या नाम है बेटा? हरियर काका। अगर आप अभी स्कूल में आपके में पढ़ गया होगा तो आपने देखा होगा कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। आपकी क्लास में अगर 30 या 35 स्टूडेंट है तो सबसे एक एक पेज पढ़वाया जाएगा, है ना। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। कम से कम इसको 2-3 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है। अगर अभी आपके पास टाइम है, पेपर आपके कब होने हैं? फेब में। और अभी क्या चल रहा है अपना, अप्रैल खत्म होने वाला है। तो बेटा अभी तुम लोग शॉर्टकट मत अपनाना, बिल्कुल भी शॉर्टकट मत अपनाना। इसको तुम खुद भी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हो। मैं तो आज की क्लास में आपको पहले समरी बताऊंगी, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी। क्यों मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी ये भी बात सुन लो। जो बच्चे नहीं चाहते लाइन टू लाइन पढ़ना वो खुद से पढ़ लें, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर देख लें। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लोग लाइन टू लाइन पढ़ोगे, मुझसे सुनोगे, मैं आपको कठिन वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग्स बताऊंगी आपको कि इसका अर्थ क्या है। आप लोग सुनोगे तो आपको ना जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आंसर राइटिंग आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस कहानी में बताया क्या गया। आपको ये भी पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। और बाकी मैं तुम्हें ये गारंटी देती हूँ, जब तुम मेरे मुंह से एक बार सुन लोगे इस कहानी को तो कभी नहीं बोलोगे, अपने कभी भी नहीं भूलोगे। अपने सीनियर से पूछना जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अपने पास किताब रखना, जो भी मैं कठिन वर्ड्स बताती जाऊं उनको उनके अर्थ वहां पर लिखते जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हरियर काका को। उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं, क्योंकि तुम लोग हमेशा हिंदी के लिए नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी डाउन हो जाते हो कि नहीं आज मन नहीं कर रहा है। तो देखो बेटा, ये कभी नहीं सोचना है। मैंने बढ़िया हिंदी में तुम्हारे लिए एक लाइन लिखी है जो हमेशा मैं अपने लिए फॉलो करती हूँ, कि सक्सेस ना ऐसे नहीं मिलती कि सीधा आपने कुछ किया और हो गया, कहते लक। नहीं बेटा, कोई लक नहीं होता। लक काम करता है, 10% आपका होता है। लेकिन बेटा मेहनत मेहनत ना दूर जाते हुए भी आपकी सक्सेस को पास खींच लेती है। तो एक तो कड़ी मेहनत जो तुम लोग कर रहे हो, और मुझे भरोसा है तुम सभी कर रहे हो। निरंतर कोशिश या मतलब कंसिस्टेंसी, जो आप रोज प्रयास कर रहे हो, रोज हार रहे हो फिर भी रोज आप उसी काम को कर रहे हो, बड़ी बात है ये। और कभी हार ना मानने का जज्बा, मतलब तुम लोग गिव अप भी नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता है यू कैन डू इट, है ना। और तुम बेस्ट हो। रोज अपने आप को यही बोला करो, आई एम द बेस्ट। मैं तो बोलती हूँ, कोई बोले या ना बोले, मैं तो अपने आप को बोलती हूँ आई एम द बेस्ट। जो सोचोगे वही तुम बन जाओगे। तुम सोचोगे मैं वीक हूं तो तुम वीक हो जाओगे, तुम सोचोगे तुम बेस्ट हो तो तुम बेस्ट हो। सीधी बात है। अपने या कहीं पर भी लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, हर जगह आई एम द बेस्ट, बस। और तुम जब वो वैसा सोचोगे वैसा ही तुम बनते जाओगे। तो चलो अब हम करते हैं अपने चैप्टर को स्टार्ट। ये रहा हमारा एक स्क्रीनशॉट लेने का टाइम, जल्दी से लो, है ना। ये तो मैंडेटरी है क्योंकि हमारी क्लास लाइव नहीं होती है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो, इसीलिए लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। स्टोरी लगाना, मुझे मेंशन कर देना। चलो सबसे पहले इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे कैसे बेटा। पहले हम देखेंगे लेखक परिचय, मतलब जो राइटर हैं आपके उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर पाठ का सार देखेंगे। पाठ का सार मतलब कहानी को, सेंट्रल आइडिया कहानी का, कि उसमें बताया क्या है पूरी कहानी में। प्लस बेटा इसको हम लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे। मैं भी चाहती ना, मेरा मन करता ना, मैं तो चाहती एक पेज में तुम्हारे लिए लिख के आती, अच्छा इस कहानी में ये है ना। मैंने कहा मेरे बच्चों को हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उन्हें सब पता हो। और अभी टाइम है, जब हमारे पास दिसंबर होगा, दिसंबर और जनवरी होगा ना, तब हम इसको बस सिर्फ इसका क्या पढ़ेंगे, सार सार पढ़ लेंगे, है ना, संक्षेप में, मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी, क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है। अभी ये टाइम है इसको डिटेल में पढ़ने का। अगर तुमने अभी डिटेल में नहीं पढ़ा, शॉर्टकट अपनाए, तो बेटा देखो उससे तुम पास हो जाओगे। लेकिन तुम चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे नंबर लाओ, तो वो नहीं आ पाते। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, जैसे तुम्हारे सीनियर्स ने पढ़ा था। और फिर उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना।
जो आपके एक तो एनसीईआरटी आपकी बुक में दिए गए हैं वो वाले भी होंगे कुछ, और कुछ जो आपके पेपर में पहले आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मतलब ये पूरी क्लास को एक बार पढ़ने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका ही रिवीजन कर लेना है, इनफ है वो, ठीक है। तो बस लेखक का नाम जानो कि इनका नाम है मिथिलेश। क्या नाम है बेटा, कमेंट में लिखना। इनका नाम क्या है बेटा, मिथिलेश। क्या नाम है, मिथिलेश। जब मैं ये तीनों चैप्टर आपके पढ़ा दूंगी तो उसके बाद ना जीवन परिचय पढ़ाऊंगी मैं, तो उसमें तीनों जो हमारे राइटर उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तुम्हें बस इतना ही जानना है कि लेखक का नाम है मिथिलेश। अब देखो कंप्यूटर जी, पहले एक पेज दो मुझे, फिर वो चीज तुम्हें समझ में आएगी। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हरिहर काका। क्या पढ़ रहे हैं, हरिहर हरिहर काका। ये कहानी है बेटा एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे आदमी की जिसका परिवार बहुत बड़ा है, जिसका परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी खुद की कोई फैमिली नहीं है। मतलब उसके खुद के कोई बच्चे नहीं है, उसकी बीवी नहीं है। उसके साथ होता क्या बेटा, आपको पता है ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, बहुत सेल्फिश है, सबको अपना अपना चाहिए, अपना भला हो, दूसरे का कुछ भी नुकसान हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि तुम सामने वाले का लाभ भी उठा रहे हो और फिर भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। लेकिन मैं बताऊंगी कि 90% दुनिया बेटा ऐसी ही है, 90% दुनिया ऐसी ही है। लेकिन बेटा आपको ऐसा नहीं बनना है। जो हमारे हरिहर काका हैं तुम देखोगे वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, और जो उनके भाई की पत्नियां हैं उनके साथ कितना गलत व्यवहार करती हैं, इवन उनके भाई भी उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं, और जो आसपास के लोग थे वो भी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनकी जायदाद हड़पना चाहते थे। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब इसको थोड़ी सी स्टोरी को हम लॉन्ग में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है, पहले तो लेखक के बारे में जानोगे थोड़ा सा। अब मैम इसमें लेखक कहाँ से आया, लेखक ने एक सच्ची घटना लिखी है, लेखक ने एक सच्ची घटना लिखी है। लेखक के आसपास गांव में एक आदमी थे हरिहर काका। लेखक इनके बहुत करीब थे, हरिहर काका के बहुत करीब थे। बचपन में देखो मैंने पहले ही बता दिया कि हरिहर काका को कोई बच्चा नहीं था, है ना, कोई भी बच्चा नहीं था। तो वो जो लेखक हैं हमारे मिथिलेश, इनको ही अपने पुत्र के समान मानता था और इनको बहुत खिलाता था, अपने कंधे पर बैठा के पूरे गांव में घुमाता था। तो लेखक के बारे में देखेंगे। अब हरिहर काका, पहले तो यहाँ पर हरिहर काका बीच में लिख लो। हरिहर काका से कौन कौन लोग संबंधित हैं, हरिहर काका से, हरिहर काका के जीवन में कौन कौन से लोग आएंगे जिनके बारे में अभी तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो एक तो पहले हमारा लेखक ही हो गया, है ना, एक तो हमारा लेखक ही हो गया। दूसरा बेटा इनके भाई है, भाई पता कितने थे इनके, चार, चार मतलब हरिहर काका को भी मिला के। तो इधर लिख लो 3 भाई थे, 3 भाई थे, और 3 भाइयों की भी पत्नी और बच्चे हैं, पत्नी और बच्चे हैं। ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा भरा पूरा परिवार है इनका। और हरिहर काका, ऐसा नहीं है कि हरिहर काका की पत्नी नहीं थी, इनके बच्चे, इन्होंने 2 शादियां करी। इन्होंने बेटा 2 शादियां करी, यहां लिख लो, इन्होंने 2 शादियां करी, और दोनों ही पत्नियां इनकी मर गई। मतलब इनको कोई भी बच्चा नहीं था, इनको कोई भी बच्चा नहीं था। इतनी बात तुम्हें याद आ गई, मतलब याद रखना तुम्हें, कोई भी बच्चा नहीं था इनका। ऐसे ही तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। हर कहानी को पढ़ के तुम एक पेज पे ऐसे बना लोगे जिससे तुम जब रिवीजन करो तो पहले इस पेज को देखोगे, तुम्हें पूरी कहानी रिकॉल हो जाएगी, और उसके बाद तुम क्वेश्चन आंसर्स देखोगे। हरिहर काका का पता चल गया कि इनकी शादी ही नहीं हुई, इनकी शादियां 2-2 हुई थी, इनका कोई बच्चा नहीं था। अब देखो और कौन है इनके लाइफ में जो आसपास के लोग आएंगे, वो होंगे महंत। महंत कौन है बेटा, एक मंदिर सा बना है, एक मंदिर सा बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ठाकुरबाड़ी। क्या बोलते हैं बेटा, ठाकुरबाड़ी। ये इनको अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं, क्योंकि ये इनकी जमीन हड़पना चाहते थे। अब इनकी जमीन देखो कितनी थी, इनके 4 भाई थे, ठीक है, कितने मैंने बताया, ये टोटल 4 लोग थे, टोटल 4 लोगों के पास 60 बीघा जमीन थी। तो जो हमारे हरिहर काका हैं इनके पास कितनी बीघा पड़ी होगी, 15 बीघा जमीन।
कितनी बेटा? 15 बीघा जमीन। तो इनके पास 15 बीघा जमीन थी। ये भी चाहते थे महंत कि हमें मिल जाए वो जमीन, और इनके भाई भी चाहते थे कि हमें वो जमीन मिल जाए। तो इन लोगों के बीच ये छीनातानी चल रही थी कि हमें इनकी जमीन चाहिए। अब ये देख रहे हो, इनकी जो पत्नियां थी, पहली बात तो इनके भाइयों ने दिमाग लगाया कि अपनी पत्नियों से कहा कि हरियर की ना बहुत अच्छे से सेवा एवा करो, जिससे कभी मतलब प्यार से हम इनसे ना अपनी जमीन अपने नाम करवा लें। लेकिन कुछ दिन तो ये नाटक चला, क्योंकि नाटक ज्यादा दिन चल नहीं सकता है। तो इनकी पत्नियों ने कुछ दिन तो इन्हें अच्छा खाना बना खिलाया, लेकिन उसके बाद भाई रूखा सूखा खाना देने लगे। एक दिन होता क्या है कि मतलब इनका भतीजा, इनकी पत्नी का मतलब इनके बच्चों में से किसी का एक का दोस्त आया, बड़े हो गए थे बच्चे। तो दोस्त आया, उन मतलब बाहर से आए थे शहर से, बढ़िया बढ़िया खाना बना। तो हमारे हरियर काका ने सोचा कि आज तो मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। होता क्या है, इनकी पत्नियां इनको फिर भी रूखा सूखा खाना दे देती हैं। क्या बेटा? रूखा सूखा खाना दे देती हैं। उस दिन तो हद हो जाती है, रूखा सूखा खाना दे देती हैं। वो थाली फेंक देते हैं वहीं, और कहते हैं मुझे नहीं खाना खाना। और ये सारी बातें इस ठाकुर बाड़ी का एक पुजारी सुन रहा होता है, और वो पुजारी जाके महंत को ये सारी बात बता देता है। महंत क्या करता है, हरियर काका को अपने पास बुला लेगा और कहेगा कि आप मेरे पास रहिए। बहुत अच्छे से उनकी सेवा सत्कार करता है, एक रूम देता है, बढ़िया बढ़िया खाना, मालपुए, मिठाइयां वगैरह सब कुछ देता है। ये खुश हो जाते हैं हरियर काका। महंत पता क्या चाहता था? ये भी चाहता था कि ये जमीन हमारे नाम हो जाए। कितनी? 15 बीघा जमीन हमारे नाम हो जाए। तो होता क्या है, ये जो इनके भाई थे, जब वो घर आके देखते हैं कि हमारे भाई साहब हरियर काका तो चले गए, तो इनको मनाने जाते हैं ठाकुरबाड़ी। वहां पे उनको एक बार तो नहीं मानते हैं, लेकिन सुबह वो मान के वापस घर आ जाते हैं। घर आ गए, घर तो बढ़िया, अब अच्छे से सेवा सत्कार होने लगा। लेकिन घर पे सेवा सत्कार होने लगा, महंत ने हार नहीं मानी। महंत ने बोला ये तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये जमीन अपने भाइयों के नाम लिख देता। तो महंत क्या करता है, इसको इसको किडनैप करवा लेगा। क्या कराएगा? इसका अपहरण करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा? अपहरण करवाएगा, किडनैप करवाएगा। ये प्रोफेशनल किडनैपर टाइप थे, गुंडे टाइप बिल्कुल। ठीक है, तो इनको क्या कराएगा? वो किडनैप करवा लेगा। हो क्या करेगा ये, ठाकुर बाड़ी में इनको मुंह बांध देगा, और इनसे खाली कागज पे अंगूठा लगवाएगा। क्या करेगा? खाली कागज पे अंगूठा लगवाएगा। इसके बाद इनके जो भाई हैं वो ठाकुर बाड़ी के बाहर पहुंच जाते हैं पुलिस को लेके। बहुत देर बाद सब कुछ होता है, वो लोग भाग जाते हैं, और उस एक कोठरी में जो हमारे हरियर काका है वो पड़े हुए मिलते हैं बहुत बुरी हालत में। इनको घर लाया जाता है, इनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है। अब इनके साथ 2 हथियारबंद लोग रहते हैं, मतलब ताकतवर और बंदूकें अंदूकें हों जिनके पास। एक दिन क्या होता है, इनके भाई भाई लोग इनसे बड़े प्यार से कहेंगे कि देखो आप ऐसा करो कि अपनी जो जमीन है अपने भतीजे के नाम कर दो, मतलब हमारे बच्चों के नाम कर दो। तो उन्हें वो चाहे बिना पढ़े हों, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें दुनियादारी की इतनी समझ थी। बोले कि अभी तो मेरे पास जमीन है, अभी तो मेरे पास जमीन है, तब मेरी ये हालत है, और कहीं मैंने अगर अपनी जमीन इनके नाम कर दी अपने जीते जी तो फिर मैं गया, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और ये सही बात है, जब तक इनके पास ये पावर है कि मेरे पास अभी जमीन है, तो कम से कम इस लालच की वजह से ये मेरा काम तो कर रहे हैं। तो ये कहते हैं हाँ हाँ मैं कर दूंगा, और ऐसे ऐसे बोलते टालते जाते हैं। लेकिन अब इनके भाई को पेशेंस नहीं रखा जाता, धैर्य नहीं रखा जाता। तो ये क्या करेंगे, ये भी पकड़ के हरियर काका को बांध देंगे और कहेंगे कि जल्दी से साइन करो और ये जमीन अपने भतीजे के नाम लिखो, वरना हम आपको यही मार के गाड़ देंगे। ये बोल देता है कि हम आपको यही मार के गाड़ देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सोचो, महंत ने तो इतना ये तो नहीं बोला था कि हम तुम्हें मार देंगे, ये तो भाई साहब बोल रहे हैं हम तुम्हें मार के गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा घर के आंगन में। अब ये प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है, इन्होंने हरियर काका को बांधा तो, लेकिन मुंह बांधना भूल ही गए। तो ये चिल्लाने लगते हैं, ये चिल्लाते हैं तो गांव के लोग सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सबसे पहले तो महंत आता है, क्योंकि उसको भी अपनी बदनामी का बदला लेना था। वो पुलिस को इनसे जल्दी लेके आ जाता है, तब हरियर काका को इनसे छुड़ाया जाता है, और फिर इनको मिलती है पुलिस की कस्टडी। मतलब ना ये अपने भाइयों के साथ रहते, ना महंत के साथ रहते हैं, ये रहते हैं बेटा पुलिस वालों के साथ। ठीक है, 2-3 पुलिस वाले इनके पास लगातार रहते हैं, और वो भी
हरिहर काका के पैसों पर ऐश करते हैं। लेकिन चलो हरिहर काका अकेले हो गए थे, अब उनके लाइफ में अब और कोई नहीं बचा था। बस वही पुलिस वाले थे जिनकी जमीन से जो कुछ भी आता था बढ़िया मजे करते थे, और हरिहर काका को टाइम पे खाना मिल रहा था और सेफ्टी मिल रही थी। बस यही कहानी थी हरिहर काका की। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इस कहानी को पढ़ के तुम भी अपने ऐसे ही नोट्स बनाओ, बॉक्स बना के बिल्कुल ये ऐसे ऐसे कुछ सोचा करो। इस तरीके से क्या होगा तो कि तुम कभी भूलोगे नहीं कहानी। अब ये तो हमने देख लिया, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन। ये क्या था? हरिहर काका के भाई, महंत, नेताजी, घर की बहुएं और लेखक, इतने लोग तुम्हें इस कहानी में मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कहां से? हरिहर काका के यहां से मैं अभी अभी लौटा हूं। ये लेखक अपनी बात कर रहा है। लेखक अपनी बात कर रहा है क्या? कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल की कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा और फिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यातनाओं मतलब पीड़ाओं, जो उन्हें यातनाएं मिली थी बेटा, जो उन्हें उनके भाइयों के द्वारा और महंत के द्वारा, उससे वो बहुत आहत थे, बहुत दुखी थे, के बीच घिरे थे। और जिस मनस्थिति में वे जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धोखा जब अपने देते हैं तो ज्यादा दुख होता है। जब उनके भाइयों ने किया तब उन्हें ज्यादा बुरा लगा था महंत की अपेक्षा। हरिहर काका की जिंदगी में मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों का मैं सम्मान देता हूँ, उनमें से हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति मतलब होता है बेटा लगाव, अटैचमेंट। क्या बेटा? लगाव या अटैचमेंट, ठीक है। उनके व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनके प्रमुख कारण दो हैं। लेखक को अटैचमेंट क्यों है? लेखक को अटैचमेंट क्यों है हरिहर काका से? ये भी एक प्रश्न बनेगा। उन्हें लगाव क्यों है? क्यों है? इन्होंने बता दिया। इसके दो कारण हैं। इसके दो कारण हैं क्या? एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठा कर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ मतलब बड़ा हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। हरिहर काका भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से इतनी उनकी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी ना छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ नहीं कहना उन्होंने बंद ही कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार मतलब किनारे, दो किनारे होते हैं नदी के, बीच में ही कोई छोड़ के चला गया हो और फंसी हो। उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट तो दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकती है। एक उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं। मौन मतलब शांत होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। वो कहते हैं जैसे मझधार में कोई नाव है और नाव पे कुछ लोग हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उनके पास नाव खेने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, वो बीच में चिल्ला रहे हैं। अब कोई कैसे सुन लेगा? दूर दूर तक पानी पानी है। अब उनके पास क्या है? या तो वो पानी में डूब के ही मर जाए। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो लेखक है हमारे हरिहर काका हैं, उनके जीवन में इतना सब कुछ हो चुका है, तो अब बस उनके पास एक ही काम बचा है कि वो शांत रहें केवल। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ रही है। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का कर सके, कोई ऐसी उक्ति मतलब कथन नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? है कौन सी स्थिति थी? मतलब लेखक यहाँ पर हरिहर काका के बारे में बता रहा है कि वो बहुत शांत हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, ना किसी से बोलते हैं, और वो बोले भी क्या ही बोल सकते हैं, ऐसा कुछ उनके पास बचा नहीं है। अब लेखक बताएगा ऐसी कौन सी कंडीशन थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जिसने हरिहर काका को ऐसा बना दिया। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई। देखो, अगर तुम्हें कहीं बोरिंग सा लगे तो एक बात जान लो,
कि जब आप 3 घंटे की कोई मूवी देखते हो तो उसमें से कोई ऐसा पार्ट होता है जो आपको बोरिंग लगता है तो चलेगा, बाकी मूवी अच्छी लगनी चाहिए। ऐसे ही बेटा ये कहानी है ना? अगर आपको कहीं लग रहा है कि अरे थोड़ा-सा बोरिंग, स्पीड में बढ़ा के इसको देख लेना, ठीक है? क्या पता इंटरवल के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए और या पूरी ही अच्छी लगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का, खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। सबसे पहले बताते हैं कि कौन जिम्मेदार है, उससे पहले मैं अपने ठाकुरबाड़ी, ये रही तुम्हारी ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी क्या था? एक मंदिर, एक मंदिर समझ लो तुम, मंदिर। परिचय देना उचित समझता हूँ। क्या था ठाकुरबाड़ी? देखो, क्योंकि उसके बारे में बताए बिना यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कसवाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने बेटा? 40 किलोमीटर पर की दूरी पर, एक कस्बे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। कहाँ है बेटा? हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 लोगों की होगी, सिर्फ 2,500-3,000। इस पूरे गांव में 3,000 या 2,500 लोग ही हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। कितने बेटा? 3 प्रमुख स्थान है। एक गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा तालाब, लिखो यहां पर, एक तालाब, एक तो तालाब, दूसरा गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, दूसरा है बरगद का वृक्ष, और तीसरा है बेटा ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर। क्या है बेटा? ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर। 3 चीजें हैं, तालाब, बरगद वृक्ष और ठाकुरबाड़ी। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना कर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुरबाड़ी की पूजा करते और लोगों से मांग कर खा लेते थे। पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों से चंदा करके यहाँ ठाकुरबाड़ी जी का एक छोटा सा रंगीन मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई और मंदिर के कलेवर में विस्तार होता गया। कलेवर मतलब होता है जो इसका आंगन बढ़ता ही गया, मतलब इसको बहुत बड़ा बनाते गए लोग ठाकुरबाड़ी को मनौती मानते ही पुत्र को लोग ठाकुरबाड़ी को मनौती मानते थे। मनौती मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी इच्छा आप मांगो वो आपकी पूरी हो जाती थी, कि जैसे पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए, तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर इसमें जिनको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर आकर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत और एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी की मनौती मनाई गई थी, मतलब उनसे मांगा गया था कि आप ये चीजें कर दो। लोगों को इस पर विश्वास का यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी की वजह से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ गांव की बल्कि एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की कोई ठाकुरबाड़ी नहीं है, मतलब इसकी तुलना में कोई और बड़ा मंदिर है ही नहीं। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है। क्या है बेटा? धार्मिक लोगों की एक समिति, एक ग्रुप बना है जो ठाकुरबाड़ी की रेख देख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति तय करता है। क्या? एक पुजारी की और एक महंत की। वो भी कब करता है? प्रत्येक 3 साल में। जैसे अपना प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, ऐसे ही ये लोग 3 साल के लिए पुजारी और 3 साल के लिए महंत बनते थे। और ये कौन करता था? सिलेक्शन कौन कर रहा है? ये इनकी धार्मिक लोगों की एक समिति। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती। गांव जब भी बाढ़ या सूखे के चपेट में आता तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लगाकर, तंबू क्या होता है? ऐसे टेंट लगाकर
लोग रहते थे। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता और दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही जाती थी। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन भर घर घर घूमकर कथा वाचन करते। लोगों के खलियान, खलियान मतलब होता है बेटा खेत, ठीक है। खेत में जब फसल की दवनी होकर, दवनी होती है बेटा फसल जब कट कर आ जाती है, होकर अनाज की डेरी तैयार हो जाती थी। दवनी मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें गेहूं या चावल को तोड़ा जाता है, अलग रखा जाता है उनको। वो तब ठाकुर जी के नाम पर आगम, मतलब जो पहला पूरा प्रसाद उसका जो पहला चढ़ाया जाएगा उसको आगम कहते थे। निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों ही स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते थे। मतलब पूरा काम वाम करके शाम के समय सब लोग क्या करते थे, ठाकुरबाड़ी में ही बैठ जाते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुरबाड़ी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते थे। उनके पिछले सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाते। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका वे ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में नहीं जाते थे। पहले यह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी वे भी ठाकुरबाड़ी में, मतलब लेखक अपने बारे में कहता है कि मैं भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं और ठाकुर जी का भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। हरिहर बात बनाना आता है। हरिहर काका 4 भाई हैं। अब यहाँ पर देखो बात हो रही है, हरिहर काका कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। लास्ट लाइन देखो, हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। एक चीज तुमने देखी, यहाँ पर जो लेखक बात कर रहा है कि यहाँ के पुजारी और जो साधु संत है वो एकदम बेकार है। और मैंने पता इसका लाइव एग्जांपल देखा। अभी मैं रिसेंटली इलाहाबाद गई थी। तो आप मंदिर जाते हो, मंदिर क्यों जाते हो? भगवान का, मतलब भगवान पे आपको भरोसा है ना? भरोसा है हमें भगवान पे, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको चढ़ाना है आप अपनी इच्छा से चढ़ाओगे। तो मैं गई, मतलब मुझे ये चीज बहुत गलत लगी। किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी भक्त से ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि आप यहाँ पर चढ़ौती चढ़ाओ या फिर कुछ चढ़ाओ। अब मैं 4 जगह गई हूँ बार बार बोल के कि यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, यहाँ पर पैसे चढ़ाओ, आपकी मनोकामना पूरी हो। और जिसने नहीं चढ़ाया उसको इन्होंने बहुत गंदी तरीके से बात किया। मैं सोच रही थी आए भाई, यहाँ तो लोग भी वैसे भी बहुत गरीब से लोग हैं, है ना, गांव के बहुत लोग थे। अगर उन्होंने 10-10 रुपए भी चढ़ा दिए तो 40 रुपए तो 4 जगह उनके खर्च हो गया, क्या पता उनके पास 200 ही रुपए हो। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये चीज। तो आजकल के लोग मतलब सच्चे भक्त तो है ही नहीं। मैं सिर्फ अभी एक ही साधु संत को जिसको मैं मानती हूँ वो है प्रेमानंद महाराज। उनकी बातें आज की जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के हिसाब से हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या कहते हैं। पता चल गया कि ये 4 भाई हैं और चारों भाइयों में से किसके बाल बच्चे नहीं है? हमारे हरिहर काका के। बड़े छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए, 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की भी करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपने दे मतलब शरीर से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। हरिहर काका कौन से नंबर के थे बेटा? दूसरे नंबर के थे। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की और लंबे समय तक प्रतीक्षारत मतलब वेट भी किया, लेकिन बिना बच्चा जने ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग को सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया कि वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि अब मुझे नहीं करनी शादी, मैं अपने भाइयों के साथ रहूंगा। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत है। कितने बेटा? 60 बीघा खेत है और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन है। सबके बीघे में कितने बेटा? 15 बीघा जमीन है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। इनके यहाँ सिर्फ खेती होती है और कुछ नहीं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें।
कुछ दिनों तक हरियर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्होंने कौन पूछने वाला था। ठहर ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती और हरियर काका के आगे बची कुची चीजें लाती थी। अपने पतियों को बहुत अच्छा खिलाती थी और जो कुछ भी बचता था वो हरियर काका के लिए था। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तब मुसीबत में पड़ जाते थे। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। सभी अपने कामों में मशगूल मतलब बिजी रहते थे। सब अपने आप में बिजी है। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मचा रहे होते, मतलब ऊधम कर रहे होते थे, शरारत कर रहे होते थे। मर्द खेतों पर गए रहते हैं। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े रहते। जो एक कमरा था जिसमें थोड़ी सी उनकी खेती वेती का सामान रखा रहता था, वही दलान बाहर की तरफ था। हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरियर काका की आंखें भर आती थी। किसी की भी भर आए जब उनके पास कोई और है नहीं उनकी सेवा करने के लिए। अंतिम समय में आपका पार्टनर ही आपकी मदद करता है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। मोह भंग मतलब लगाव खत्म हो रहा। पहले आपको बहुत अटैचमेंट हो किसी से, और लेकिन आप जब देखते हो कि सामने वाला आपको आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप क्या धीरे धीरे से उससे डिटैच होने लगते हो, उससे आप दूर जाने लगते हो। तो वही यहाँ पर हो रहा है। मोह भंग मतलब डिटैच हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? डिटैच हो रहे हैं। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। कैसे हुआ? उस दिन हरियर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन मतलब आने के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बन के, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरियर काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। उन्होंने भतीजे के दोस्त की तारीफ करी। अरे क्या बेटा, तुम बढ़िया काम करते हो। और उन्होंने ये सोच के की थी कि मैं तारीफ कर दूंगा तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। तब भी उन्हें नहीं मिला। लेकिन बात बिल्कुल ही विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया। सब खाना खा चुके थे। उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। दबनी हो रही थी। वही गेहूं और चावल निकाले जा रहे थे खेत से। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका तो पहले ही पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरियर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उन्हें रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात चावल थे, मट्ठा था और अचार था। बस हरियर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और छन्नी की आवाज आई। आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी और भात बिखर गया। किसी को भी गुस्सा आएगा, उन्होंने ऐसे थाली को धक्का मारा और ये पूरा का पूरा जो चावल था वो पूरे आंगन में फैल गया। मुझे तो लग रहा सही करा। तुम लोग होते, तुम लोग क्या करते? मुझे बताओ जरा। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकलकर आ गईं। हरियर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मैं मुफ्त का खिलाती हो? और अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से की खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। ये बहुत जरूरी था उन्हें ध्यान दिलाना कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं खिला रही हो। मेरी जो 15 बीघा जमीन है उसकी जो खेती हो रही है, उससे जो पैसा आ रहा है वो भी तुम ही लोग तो उड़ा रहे हो, मुझे थोड़ी मिल रहा है। तो तुम खाना भी नहीं खिला पा रहे हो। उसमें तो 2-4 नौकर रख लूं। सही बात है। वो कह रहे हो जो पैसा उससे आता है उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं। एक खिलाएगा पिलाएगा, एक पैर दबाएगा, सब कुछ होगा। मैं बड़े बड़े बस खाऊंगा, आराम से खाऊं, तभी भी कमी ना हो। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तुम सब लोग मौज कर रही हो, लेकिन अब तुम सबों को मैं बताऊंगा। ऐसे ऐसे गुस्से में वो बोल के चले जाते हैं। हरियर काका जिस वक्त ऐसा बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबाड़ी के एक पुजारी जी उनके दलान में ही बैठे विराजमान थे। अब ये पुजारी ने ये सारी बातें सुन ली हैं। उसने क्या किया? मौके पर चौका मारा। क्या करता है? वार्षिक हुमाद के लिए, हुमाद होता है बेटा हवन के लिए, साल में एक बार जो हवन होता था उसके लिए वो घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत को ये विस्तार से बताया कि सारी बात। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन में बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगाकर कंधे पर राम नामी, देखो राम नामी ये लिखा है, राम नामी
चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। सहयोग अच्छा था कि हरियर काका की दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरियर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकल कर वह खलियान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी के उन्होंने खलियान की ओर नहीं जाने दिया और अपने साथ ठाकुरबाड़ी में ले आए। अब होता है इसका क्या बोलते हैं, जो मूवी में ट्विस्ट आता है वही आ रहा है। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे, हरियर, यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब माया का बंधन है। मतलब माया मतलब सब पैसे का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, समझा रहे हैं। अरे तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम इनसे बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उनके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं सधने वाला, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। ये सारी चिपड़ी चिपड़ी बातें महंत कर रहा है उनसे। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दूंगा तो वह तुमसे बोलना तक बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पाया। आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। देख रहे हो, देख रहे हो क्या कह रहे हैं कि सीधे जमीन आप मंदिर के नाम लिख दो, सीधे स्वर्ग जाओगे तुम। ऐसे लोग हैं दुनिया में। मतलब ये सच्ची घटना है, इसमें मूवी भी बन सकती है। तीनों लोग में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। मतलब सभी लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा और साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे 4 हाजिर हो जाएंगी। अब हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, मतलब जल्दी मर गए और तुम्हें औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुमने अकारत ना जाने देना है। कह रहे अब तुम अपना ये अकारण नहीं जाने देना कि तुम आए हो धरती पर कुछ भगवान के लिए करके जाओ। ईश्वर को एक भर दोगे, वो तुम्हें 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसी राय में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्हें अपनी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हरिहर देर तक महंत की बातें सुनते रहे और महंत जी की बातें उनके मन में बैठती भी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि उन पे फर्क नहीं पड़ रहा था, पड़ रहा था। ठीक ही तो था, ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी। कौन किसका है? 15 बीघा खेत की फसल भाइयों परिवार को देते हैं, तब कोई पूछता नहीं। अब वो सब महंत अपने जो हमारे हरिहर काका मन में सोच रहे हैं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी उनके जीवन की। तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे और ठाकुर जी के नाम खेत लिख देंगे तो पुरखों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में कौन से ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा लेंगे। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अभी भी वो ये सोच रहे हैं कि भाई का परिवार भी अपना ही होता है। उनको ना देकर ठाकुरबाड़ी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। जिन्होंने उनके साथ तब बुरा किया उनके अभी ये सोच रहे हैं। ये अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। मतलब मैंने तो इतनी बातें बोल दी हैं, इन पे इसका कुछ असर पड़ा है या नहीं, ऐसे देख रहे हैं उनको। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तन भाव महंत जी की अनुभवी आंखों में छिपे ना रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह पर वार किया। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी में 2 सेवक बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम कर दें। फिर 2 महंत जी के कहने पर जितना समय लगा था उससे कम समय ही सेवकों ने हरिहर काका को मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी के लिए विशेष उद्देश्य से ले गए, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव में किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन महंत जी हरिहर काका को क्या क्या समझाया हुआ इसकी भी उन्हें जानकारी
उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में शंकालु और चैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। उनको पहले पता था कि अगर महंत उन्हें अपने साथ लेके गया है, पक्का कुछ दाल में काला है, वो उन्हें अपनी तरफ करना चाहता है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उसके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा, मतलब रात वहीं रुके वो। रात में हरियर काका का भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले, वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया लड्डू, छेने की तरकारी तरकारी होती सब्जी, खीर पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा में मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में सुख दुख शांति और संतोष पाया, वह अपने आप के जीवन में उन्होंने कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर नहीं सो सके। भावी आशंका उनके मन को मत्ती रही। भाई यही सोचते रहे कि क्या क्या महंत उन्हें दिमाग में उनके भर रहा होगा। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। अभी भी उन्हें उनकी चिंता नहीं है, पैसों की चिंता है। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरियर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी, उन्हें दंड देने की बात कही, साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरियर काका का दिल पसीज गया और वह पुनः वापस घर लौट आए। यही होता है इमोशनल व्यक्तियों के साथ। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, उन्होंने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने लगे और भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती की क्षमा याचना की। फिर उनकी आवाभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून मतलब दोनों समय खाना तैयार होने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, तीनों भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरियर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर। वे समझ गए ये सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि महंत की वजह से हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य में स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरियर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं और लोगों को कहने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। क्या होगा, ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और ना ही हरियर काका के भाइयों ने। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल सका, उसका कोई अंत ही नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू, मतलब हर चौराहे पर, हर जगह पर सिर्फ किसकी बात हो रही थी? हमारे हरियर काका की। कुछ लोग कहते हैं कि हरियर को अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल हो बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाइयों का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, मतलब अब सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन कौन हो गए? हमारे हरियर काका। लोग बातें बनाने लगे कि उनको जमीन इनके नाम कर देनी चाहिए, कोई कह रहा है इनके नाम कर देनी चाहिए। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में गर्माहट भी भरी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं भी होने लगी। वाह वाह। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरियर अपने हिस्से की जमीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुर जी ना सिर्फ इलाके की बल्कि सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई नहीं होगा, ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी
भोग लगाया जाता, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए यहाँ जुट जाते, और वे लोग इसी वर्ग के हिमायती थे। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरियर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे वर्ग में गांव, अच्छा ये वाला तो दोबारा ही आ गया। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें, और उनके सिवाय उनका अपना ही है ही कौन। इस विषय पर हरियर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर बात की थी। लेखक बता रहा है इस मामले पे लेखक से बात भी की थी। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को और नहीं बनाना ठीक नहीं होगा। मतलब जिंदा रहते हुए अभी किसी को उसका मालिकाना हक नहीं देना है, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके में वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन कुत्तों के जीवन सा हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं रहा। हरियर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव में उन्होंने समझ लिया और ये निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं। सही बात है, इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत। उधर महंत जी भी हरियर काका से डोह में रहने लगे। वहां कहीं एकांत में पाते उठते, विलंब ना करो हरियर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम पर जमीन वह कर दो, मतलब लिख दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुर जी में राज करना। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। अरे वाह, देवलोक प्राप्त करोगे। लेकिन हरियर काका ना हाँ कहते और ना ही ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत की कृपा से ही थी। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरियर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी के नाम लिख दे, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार से मोहमाया में बन गया है। इस स्थिति में हरियर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प बाद में हरियर स्वयं राजी हो जाएगा। अब उन्होंने इतनी बातें बोल दी कि अब बस एक ही उपाय है, हरियर का अपहरण करना है, उससे जबरदस्ती उसकी जमीन लिखवानी है। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए कर रहे थे, मतलब सब सीक्रेटली हो रहा था। हरियर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गडासा बंदूक लैस एकाएक हरियर काका के दलान में आधम के। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। मतलब अचानक हुआ था ना हमला अचानक हुआ था। एक मीम भी है ना, हमला अचानक हुआ था। वही इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई कर पाते, गुहार लगाते, लोगों को जुटा पाते, तब तक आक्रमणकारियों ने उनकी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। मतलब हरियर काका को उठा ले गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना ही सुनी थी। सारा गांव जग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेकर बातचीत करने लगे। हरियर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले तो यह महंत, उन लोगों को लगा ये पक्का महंत का काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी के जा पहुंचे। वहां खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर हरियर काका को मुक्त करेंगे। उन्होंने सोचा डाकू इसको पकड़ के ले गए हैं, अब तो ये पक्की बहुत मोटी रकम लेंगे तभी छोड़ेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते। इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरियर काका इसी में है। अब क्या सोचना था, ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर से गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अब मतलब वहां से पत्थर फेंके जा रहे थे बाहर की तरफ। ये लोग गेट खटखटा रहे, वहां से पत्थर आ रहे हैं इनकी तरफ। क्या आ रहे हैं इनकी तरफ? क्या आ रहे हैं बेटा? पत्थर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हथियार संभाले,
लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। अब यहाँ पर बेटा फायरिंग भी शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, फिर गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ तीन भाई ही बचे रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना तो उन्हें संभव नहीं जान पड़ा। इसीलिए मैं अभी क्लास में हूँ। मेरे छोटे भाई का फोन था, आज मैंने उसको डांटा है। युद्ध को जीतना उन्होंने संभव नहीं जाना, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब इन्हें पुलिस याद आई। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। देखो वहां हरियर काका तो महंत के इस व्यवहार से आसमान से जमीन पर आ गए। मतलब जिसका वो इतना सम्मान करे थे वो तो सीधे जमीन पर आ गए कि ये आदमी इतना नीच, इतना बेकार हो सकता है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृण्य, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक अच्छा लगने लगा। हरियर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ये सब किया जा रहा है हरियर। तुम्हें अभी लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम्हें समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े हो उससे उबारने के लिए ही एकमात्र सही रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था। दूसरी तरफ हरिया काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचे। पुलिस भी आ गई। जीप से तीनों भाई और एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वालों के जवान ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर डाला और ठाकुरबाड़ी अगर छोटी होती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशाल काय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाला और अपना मोर्चा संभाल सुबह तक उनकी प्रतीक्षा करने लगे। हरे काका के भाइयों ने सोचा था जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगाते रहे। साथ ही पुलिस बल की ओर से हवाई फायरिंग भी की जा रही थी। मतलब ऐसी हवा में ही फायरिंग कर रहे थे लोग, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। जब साधु की उम्र 80 वर्ष की अधिक होगी, वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास आकर हरियर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी व साधु के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने उससे कई बार पूछा और डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार की बात कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह मतलब उसकी दशा देखकर इंचार्ज को वहां से हट जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी लेने अंदर गए, ठीक है, लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में पाया गया और ना ही छत के कमरों में। पुलिस ने जब छानबीन की तो वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा वहां पर नहीं मिला। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख हो गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफी पैसे खर्च कर लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही महसूस कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब भाई को घर से ले जाएंगे और साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन उनमें से तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कुछ कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ही हो गई थी। बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिया काका के भाई सब यही एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा कि इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया कि अनाज है। पुलिस इंचार्ज अब यह सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी के धक्का देने की आवाज सुनाई दी।
पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरियर काका जिस स्थिति में मिले, उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी और अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आते तो जीते जी उन्हें वो नहीं छोड़ते। हरियर काका के हाथ मुंह तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में भी कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरियर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे को धक्का मार रहे थे। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए और हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद किया, गुप्त दरवाजे से भाग गए। उन्होंने कई सादे कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान भी लगवाए। उन्होंने ये सारी बातें उन्हें बताई। हरे काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधु के बारे में कहा। अब हरिया काका पुनः अपने भाइयों और परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह। वाह! छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, मतलब जितने भी शक्तिशाली लोग थे, सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। चौबीसों घंटे पहरे दिए जाने लगे। अब क्या होगा? अगर किसी आवश्यक कारवश काका घर से गांव निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस उनके लोग आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली, आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था। हरियर काका के वाले प्रसंग हरियर काका को लेकर गांव में प्रारंभ से ही दो वर्ग में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ में प्रतिक्रियाएं व्यक्त होने लगी थी। अब क्या होगा? और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भले इंसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको आदर, सम्मान, सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं। उनकी वजह उन लोगों का साथ उनके सगे भाई भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में जायदादहीन भाई का कौन पूछता है? हरियर काका अब सब नजर आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब उन्हें जान गए थे। ठाकुरबाड़ी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह से धन अर्जित किए कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अब क्या होगा? अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया, एक ऐसा माध्यम जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ये तो अक्सर सब जगह है, सारे धर्म में है और बेटा। इसीलिए हरियर काका ने मन ही मन यह तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक भी नहीं देंगे, साथ ही जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे। अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। जैसे दूध अच्छी चीज होती है, उसमें मक्खी गिर जाए तो क्या लोग मक्खी को फेंक देते हैं, है ना? तो उनकी जायदाद क्या है? जायदाद उनकी दूध है। और मक्खी कौन है? हमारे हरियर काका। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताया नहीं बीतेगा। लेकिन हरियर काका सोच कुछ और रहे थे, वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया, उसी दिन से उनके भाई, रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे कि विधिवत अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महेंद्र की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता था। सुबह, दोपहर, शाम, रात यही चर्चा। लेकिन हरियर काका साफ साफ नकार चुके थे। कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को अपने आप ही मिल जाएगी, इसीलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए थे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तो उन्होंने डांटना और दबाव बनाना शुरू कर दिया। जो काम महंत कर रहे थे वही ये करने लगे। लेकिन काका इस रास्ते में राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे, जीते जी नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उनके सहयोगियों ने धारण किया था। हरियर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनके वही अपने सगे भाई हैं जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे। उन्हें अपना अभिन्न समझते थे। उनकी नींद ही सोते और जागते थे। हथियार लेकर उनके सामने खड़े रहते थे। कह रहे थे, सीधे मन के कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर घर के अंदर गाड़ देंगे और गांव के लोगों को सूचना तक नहीं मिलने देंगे। ये भाई है।
मैंने बताया था, वो कह रहे थे कि जहां जहां बोल रहे हैं अपने अंगूठे के निशान बना दो, वरना यही मार के हम गाड़ देंगे तुम्हें। मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, हम लोग होते हैं ज्यादा इमोशंस में बह गए हैं। चलो, अगर पहले कभी बात होती तो हरियर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य को मृत्यु से ही डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार होता है। जब इंसान को ज्ञान नहीं होता, जब इंसान को ज्ञान नहीं होता तो वो बहुत डरता है मृत्यु से। अब उनके साथ तो एक बार ये चीज घटना हो चुकी थी। अब बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं फिर भी जमीन अब इनके नाम नहीं लिखूंगा। तो हरियर काका ने सोच लिया था ये सब एक बार उन्होंने मार ही दें तो ठीक होगा, लेकिन अपनी जमीन लिखकर रामेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी घुट घुट कर नहीं जिएंगे, यह ठीक नहीं होगा। रामेश्वर की विधवा बहला फुसकला कर उनके हिस्से की जमीन रामेश्वर के भाइयों ने लिखवा ली और शुरू में तो उनका खूब आदर मान किया, लेकिन बुढ़ापे में अब दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगे हैं। अंत में तो उनकी यह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देख कर शहर जाते थे। हरियर काका को लगता अगर रामेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत में समय तक उसके पांव पखारते रहते। एग्जाम्पल उन्हें याद आ गया कि उनके गांव की एक औरत के साथ भी यही हुआ था। हरियर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूं, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तो मैं नहीं लिखूंगा। सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हूं। बोल दिया उनके मन में जो था। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे हंस के लिखो चाहे रो के। हरियर काका के साथ उनके भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया। हरियर काका अब उस घर से निकलकर बाहर को भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और प्रतिकार करने पर, मतलब ऐसे हटाने पर वे प्रहार भी करने लगे, मतलब मारने लगे। अकेले हरियर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, लड़ नहीं सकते थे सबसे वो। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था, बताया था, क्योंकि ये प्रोफेशनल किडनैपर नहीं है ना, प्रोफेशनल नहीं है ये। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे ठाकुरबाड़ी के। अब ठाकुरबाड़ी के जो आएंगे पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत की तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरियर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों का क्या मतलब। लेकिन वो बाकी लोग हैं, उन लोगों को वो समझा देते कि हमारे घर का मामला है, तुम जाओ। लेकिन महंत, भाई महंत उनकी बातों में नहीं आता। महंत जी ने यह तत्परता और फुर्ती दिखाई और काका के भाइयों से भी नहीं दिखी थी। वह पुलिस को जीप के साथ आ धमके, इतनी तो उनके भाइयों ने भी नहीं करा था जितना ये पहुंच गए महंत जी पुलिस को लेके। पहले पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल ही खत्म हो जाता है। घर की तलाशी हुई, फिर हरियर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया। इस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था बेचारे। बंधन मुक्त होने पर पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया। जब जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए, उन्हें खूब मारा पीटा, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। हरियर काका के पीठ, माथे, पांव पर कई जगह जख्म के निशानों पर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे जो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए और रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे। हरियर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक ये सबसे और अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान हुए, हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता भी थी कि हरियर अकेले रहेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले जाएंगे। और यही चिंता उनके महंत को भी थी कि हरियर को अकेला और असुरक्षित पाकर भाई पुनः उन्हें घर में दबोच लेंगे। इसीलिए जब हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर भी उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगाकर पैसे खर्च उन्हें पूरी तरह सहायता पहुंचाई। यही उनकी सहायता का परिणाम था। एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात हो गए। जब तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरियर काका पुलिस की सुरक्षा में है और जरूर रहें, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही उन्हें मिल रही है।
ठाकुर बारी के साधु संत और काका भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का अन्य हरिहर काका के साथ जो जबरदस्ती ना कर पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना ही खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास आ पहुंचते हैं। अब नए नए व्यक्ति की एंट्री हो गई है, नए व्यक्ति की एंट्री हुई है इसमें। यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम भी अमर हो जाएगा। ये भी अपनी दाल गलाने आ गए। उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और जमीन के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा, गांव के विकास के लिए। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। इन दोनों गांव के चर्चाओं के केंद्र में हरिहर काका हैं। आंगन के खेत खलियान, अलगाव बगीचे, बरगद के हर तरह उनकी ही चर्चा है। उनकी घटनाओं की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी चर्चा ही नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती तो फिर उनका कोई अंत नहीं होता। लोग तरह तरह की असंभावनाएं व्यक्त करते, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों के अंगूठे के निशान ले लिए गए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज करा है कि वे दोनों में से किसी को भी अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों में से लोगों को जबरन अंगूठे के निशान लिए। इस स्थिति में उनके कोई जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों की ये बहस चल रही है, लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उसमें 10 गुना अधिक उगल देता है। जिसको जो जितना पता होता है वो उतनी बातें बोल देता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होते, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं करते, पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुरवारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबाड़ी के साधु संत काका के भाइयों को कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार में समूचे गांव में फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर चटका कर आगे बढ़ा देता। एक खबर आती तो महंत की और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं किया, और बात आगे ही नहीं बढ़ती। दूसरी ओर खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका था। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खूब खून की नदियां बहेंगी। उन्होंने ये भी कर लिया कि जब मरेंगे तो इनकी जमीन लेने के लिए भी इनकी लड़ाइयां होंगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह उन लोगों के से बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर काका 15 बीघा खेत में 5 बीघे बुटान लेगा और दखल कर देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। ये बुटन एक डाकू है, पूरे इलाके में उसके नाम की तू तू बोलती है। अब मुझे ये बताना कि स्टार्टिंग में एक बस स्टैंड का नाम आया था, देखूं तो तुम लोगों ने ध्यान से सुना भी है नहीं। उस बस स्टैंड का क्या नाम था, जल्दी बताओ। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय कर लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं को और नागाओं को बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित होने लगा। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा था। सबके मन में यह बात थी कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए नहीं है, एक ना दिन मरना तो इन्हें भी है। एक भयंकर तूफान चपेट में आएगा और गांव में आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने में पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय है और प्रतीक्षा भी है। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। मतलब एक दिन हरिहर काका को मरना ही है ना। वो जमीन भी किसी के ना किसी के नाम होगी। हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है और खिलाता है। उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश में निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में
बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहते हैं। जिसका धन वह उपास खाने वाले कर रहे विलास, अब सब जो नहीं खाया था दोनों जून उनका भी भोग लगा रहे हैं। मतलब जो पुलिस वाले भी थे वो भी उनके पास रहकर क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी तक उनको भी कुछ नहीं मिलता था, हरियर काका की वजह से वो उनकी मौज हो रही है। तभी कहते हैं पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपहास, खाने वाले करें विलास, अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उनका हो रहा है क्या, भोग लग रहा है। अब यहां पर आपका क्या होता है बेटा, चैप्टर खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं आपके प्रश्नोत्तर। क्या आ जाते हैं, प्रश्नोत्तर। देखो ये जो प्रश्नोत्तर है वो काफी बड़े बड़े हैं। जब तुम लोग बहुत सारा पढ़ोगे तब जब तुम लोग जाके 4 प्रश्न मतलब 4 लाइन के उत्तर लिख के आ पाओगे। और जो आपकी कृतिका है बुक, इससे क्या आते हैं, इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं वो भी तुम्हें रखना है कि इसको तो तुम्हें छोड़ के ही नहीं आना है। ठीक है, ये सारी बातें तुम लोग ध्यान रखना। तो चलिए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। कथावाचक और हरियर काका के बीच क्या संबंध था, इसका क्या कारण था, क्या संबंध था बताओ। कथावाचक और हरियर काका में क्या संबंध था, एक पिता और पुत्र के समान था उनका संबंध, ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। कथावाचक और हरियर काका के बीच मित्रता का संबंध है। हरियर काका अपने मन की सभी बातें कथावाचक को बता दिया करते थे और हरियर काका निसंतान होने के कारण कथावाचक को बचपन में ही बहुत प्यार करते थे। वही प्यार बड़ा होते होते दोनों के बीच मित्रता और आत्मीयता में बदल गया। कथावाचक घर का हरियर काका के पड़ोस में रहता था, अच्छे पड़ोसी थे वो। कथावाचक हरियर काका के सुख दुख में उनके साथ रहता था। इससे दोनों के बीच परस्पर एक दूसरे के लिए क्या था, विश्वास था। हरियर काका को और महंत और अपने भाई को एक ही श्रेणी में क्यों लगने लगे थे, क्यों लगने लगे थे भाई, दोनों ने ही उनके साथ गलत किया था, सिर्फ जमीन जायदाद के लिए ही उनकी खातिरदारी कर रहे थे। वही बात यहाँ लिखी है। हरियर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगे लगे थे क्योंकि उनके भाई और ठाकुरबाड़ी के महंत दोनों ही उनमें से उनसे नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्रेम करते थे। ये वाली लाइन बिल्कुल ही लिख के आनी है। ठाकुरबाड़ी के महंत उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे। उनके भाई भी उनका आदर सम्मान इसलिए करते थे ताकि उन्हें अपने भाई की जमीन जायदाद मिल सके। इतनी भी लिख के आ जाओगे चलेगा। आगे चलो। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है, क्या पता चलता है कि गांव के लोग कैसे थे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव के मन में अपार श्रद्धा के भाव थे। वे अपने धर्म के प्रति अधिक निष्ठावान थे। वे ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर ही हर शुभ काम प्रारंभ करना चाहते थे। वे किसी भी नए कार्य का आरंभ करने से पूर्व ठाकुर जी की मन्नतें करते थे। इससे पता चलता है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा होने का कारण उनकी धार्मिक एवं अंधविश्वासी मनोवृत्ति है। ये वाली लाइन, ये जो वर्ड्स हैं इनको तो लिख के आना है, जिसपे मैं ऐसे ब्रैकेट बना देती हूँ, बाकी चीजें भूल जाओ लेकिन इसको लिख के ही आना है। उनकी धार्मिक एवं अंधविश्वासी मनोवृत्ति है। हरियर काका को भी ठाकुरबाड़ी पर अपार श्रद्धा थी, परंतु उनकी जमीन जायदाद के लिए अब ठाकुरबाड़ी के महंत द्वारा उनका अपहरण किया गया। जब हरियर काका ठाकुरबाड़ी के प्रति दबाव भक्तिभाव का समाप्त हो गया था। अगला देखो, ये आए हैं 2010 में, 2020 में और ये इंपॉर्टेंट भी है। वैसे अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका दुनिया को बेहतर समझते थे, इस कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वो मैंने बीच में बताई थी ना बात कि वो अनपढ़ थे, है ना। अनपढ़ हरियर काका का अत्यधिक ज्ञानी थे, स्पष्ट कीजिए कैसे थे। देखो, अनपढ़ होते हुए भी हरियर काका को दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। ये वाली लाइन, वो अनपढ़ होते हुए भी उन्हें दुनियादारी की अच्छी समझ थी। उनको इस बात का ज्ञान था कि जब तक उनके पास जमीन जायदाद है सभी उनका मान सम्मान करेंगे और ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने का आग्रह कर उन्हें यह समझाते कि ऐसा करने पर गांव में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। जबकि उन्हें पता था, वो दोनों की बात सुनते थे कि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद के लिए मुझसे इस तरीके का व्यवहार करे अपने, इसलिए उन्होंने जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखी। अगला क्या है बेटा, हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। कौन थे, महंत थे और पुजारी।
हरियर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुरवाड़ी के साधु संत और महान थे। वे हरियर काका को ठाकुरवाड़ी ले गए और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनकी जमीन जायदाद ठाकुरवाड़ी के नाम करवाना चाहते थे। उन्होंने हरियर काका से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। बाद में जब हरियर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुरवाड़ी गए तो महंत और उनके साथियों ने काका के साथ हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, आंखें बंद कर दी गई। वे हरियर काका का मान सम्मान केवल उनकी जमीन जायदाद और हड़पने के लिए करते थे। उन्होंने हरियर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से लगाव था, इसलिए उन्होंने हरियर काका का अपहरण करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया। एक चीज देख रहे हो, बार बार वही चीजें बार बार आ रही हैं हर प्रश्न के उत्तर में। हरियर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उनके क्या कारण थे, इतनी सारी बातें जो हमने पढ़ी थी। किसी को लगता था कि उनको मंदिर के मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, किसी को लगता था कि उन्हें अपने भाइयों के नाम जमीन कर देनी चाहिए। तो इसको तुम लोग बस पढ़ लेना एक बार। हरियर काका के मामले में गांव वालों की कोई एक राय नहीं थी। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो ठाकुरबाड़ी में जाकर सुबह शाम प्रसाद के बहाने भोजन करते थे। मतलब यही है बात कि देखो, एक थे जो ठाकुरबाड़ी के साथ में थे और दूसरे थे गांव के कुछ पढ़े लिखे और प्रगतिशील विचारधारा के लोग, जिनको लगता था कि उन्हें अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। ठीक है, समाज में रिश्तों का क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। समाज में जो रिश्ते होते हैं वो क्यों अहमियत रखते हैं, तो देखो, समाज में रिश्ते व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए रिश्तों का होना बहुत जरूरी है। रिश्तों के कारण ही व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होता है, उनकी समाज में एक भूमिका होती है। मनुष्य अपने पराये का ज्ञान भी रिश्तों से ही पालता है। सुख दुख में इन रिश्तों की अहमियत और अच्छी तरह से पता चलती है। मेन होता है कि सुख दुख में पता चलती है। कई बार आपस में मनमुटाव होने पर रिश्ते पूरी तरह से टूटते नहीं, बल्कि समय आते ही फिर पुरानी डोर से बन जाते हैं। अगला क्या है, हरियर काका के गांव में यदि मीडिया की पहुंच होती तो उनकी क्या स्थिति होती। मीडिया मतलब अगर न्यूज़पेपर वाले पहुंच जाते, यार ये क्या हो रहा है, तो क्या होता, सोचो एक बार। ये तुम्हें सोचना है। मीडिया का समाज में एक विशेष स्थान है। आज मीडिया समाज की हर घटना को लोगों के सामने लाने का कार्य करती है। मीडिया ने कई असहाय, अपंग, वृद्ध व मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के जीवन में रिपोर्टिंग करके उनके जीवन की समस्याओं के प्रति समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। जैसे आजकल रील वायरल हो जाती है तो लोग उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। तो अगर मीडिया होती तो शायद इनको मदद मिल पाती है ना। और यदि हरियर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो ये सब परेशानियां, दुख नहीं झेलने पड़ते जो उन्हें झेलने पड़े। उनकी स्थिति का पता चलने पर मीडिया उनकी कहानी को समाज के सामने रखती, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल आता। अगला क्या है बेटा, ये 2023 में आया था। पता है बेटा, क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब घबराना नहीं। अभी तुम्हारे पेपर में भले तुम्हें इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस ना दिखे, लेकिन जब तुम पेपर उठाओगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो तुम्हें क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन घबराना नहीं। पढ़ के लास्ट में देखना क्या पूछना चाहते हैं। उनकी स्थिति में मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव के बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर रही। क्या कर सकती थी। हरियर काका पाठ में उद्धृत लेखक के इस कथन के संदर्भ की विवेचना कीजिए। आपको ये बताना है कि वो ये वाली बात जो बोलता है तो क्यों बोलता है। यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरियर काका की तुलना लेखक ने किससे की है और क्यों। लेखक ने बीच मझधार में पड़ी नाव से ही तो की थी उनकी तुलना। क्या प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बताया है जिस प्रकार बीच मझधार में फंसी नाव पर सवार लोग अपनी रक्षा करने में कितने असहाय होते हैं। उनके द्वारा लगाई गई मदद की आवाज सागर की उठती गिरती लहरों में कहीं खो जाती है। वे उतनी यातनाएं, मतलब उनको प्रताड़ना की जाती है, उनको परेशान किया जा रहा है, फंसे होते हैं, चाहकर भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। और अंत में यह यंत्रणाएं उनके जीवन को समाप्त कर देती हैं। यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरिया काका की तुलना लेखक ने मझधार में फंसी उस नाव से की है जिस पर बैठे सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, हरियर काका कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। ये 2023 में आया था, तो इसमें पूरी कहानी ही बताना है कि जो हरियर काका की कहानी है वो पारिवारिक जीवन में क्या कर चुकी, पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता, मतलब सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना और कुछ भी करके मारने और ये वाली धमकियां देना, इस पर ज्यादा होगी। तो तुम्हें इसको प्रूफ करना है, कैसे करोगे। हरियर काका कहानी के नायक हरियर काका लेखक के गांव में अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पूरी कहानी बताओगे। यहाँ देखो, हरियर काका की जमीन हथियाने के लिए उनके भाइयों ने मारपीट की। हाँ, अभी तुम पूरी कहानी बताओगे कि वो महंत ने, उनके भाइयों ने, सबने उनके साथ मारपीट की
किंतु अपनी जमीन के नाम नहीं लिखेंगे। इस तरह की कहानी पारिवारिक जीवन में घर कर चुकी स्वार्थपरता और हिंसा प्रवृत्ति को बेनकाब करती है। पता है, ये सिर्फ हरिहर काका की कहानी नहीं, तुम लोग कभी गांव में जाके देखोगे तो आज भी इस तरह की घटना वहां पर आपको देखने को मिलती है। हरिहर काका की जैसी स्थिति समाज में अनेक बुजुर्गों की है। आपके विचार में इन स्थितियों का कौन जिम्मेदार है और कैसे? उचित उदाहरणों से हमें स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका कहानी वृद्धों के प्रति संवेदनशील होते समाज की कथा है। इस कथन को कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वैसे तो तुम्हें इसका उत्तर खुद ही लिखना है, इसका उत्तर तुम्हें खुद ही लिखना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। बाकी मैं अपने उसमें ग्रुप में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आंसर भेज दूंगी, इसको तुम्हें खुद ही करना है। वर्तमान समय में हरिहर काका जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा पीढ़ी का क्या कर्तव्य है? अगर तुम अपने समाज में कभी ऐसे बूढ़े व्यक्ति को देखो हरिहर काका के जैसे, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा, वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हरिहर काका कहानी ये तो अभी पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं इसको। हाँ, परिवार के सदस्यों से मोहभंग की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? क्या मोहभंग उचित था? पहली शुरुआत कब हुई थी? जब उनका भतीजे का दोस्त उनके घर आया था और उनको सूखा सूखा खाना उन्होंने दे दिया था, है ना। थोड़ी सी हिंट लिखो, देखो, जब उनके भतीजे का दोस्त आया था शहर से, है ना, तो उसे तो अच्छा खाना दिया था, इनको बढ़िया अच्छे पकवान दिए थे, है, अच्छा खाना खिलाया था। लेकिन हरिहर काका को इन्होंने क्या किया था? रूखा सूखा खाना दिया था। यहीं से मोहभंग स्टार्ट हो जाता है, रूखा सूखा खाना दिया था। तो आंसर आप लिख लोगे कि कब से इनका स्टार्ट हो गया था मोहभंग। अगला देखो, कल्पना कीजिए एक पत्रकार के रूप में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए हैं, एक इसको अभी हम पढ़ के आए, इसको दोबारा भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये और एक, दो और तीन, वेरी गुड। चलो, 3 और 4, ठीक है, ये 4 आपको करने हैं। उससे पहले होमवर्क तो लेते जाओ। होमवर्क क्या है तुम्हारा होमवर्क बेटा? 4 प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर। इससे क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, जब आप अधूरी चीजें पढ़ते हो ना, तब इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते। अब आपको याद रहेगा कि मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, कुछ भी क्वेश्चंस बना के दे दे वो, मैं तो कर लूंगा। ठीक है, खुद लिखने हैं। ठीक है, ये रहा, और ये तुम्हारे लिए क्यूट सी स्माइल। क्यूट लग रही है या नहीं लग रही है? ठीक है, ये मेरे स्टार्स तुम लोगों के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूंगी मैं कि लाइव ही ले पाऊँ, मुझे लाइव लेने का बहुत मन करता है तुम लोगों की क्लास, लेकिन तुम लोगों के पास कोई स्लॉट ही नहीं है अभी। कोई नहीं बेटा, बस तुम लोग पढ़ो, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पढ़ते रहो तुम लोग। आई होप तुम लोग को एक चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे बताना कि तुम लोग इस कहानी को पढ़ते हुए इमोशनल हुए थे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही थी महंत पे और उसके भाइयों पे। मिल जाते, पकड़ के मारते, मिल के हम दोनों ही मारते हैं। तो चलो, मिलते हैं आपको अगली क्लास में इससे डबल एनर्जी के साथ। और आपका इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगी? एक चैप्टर इसका हो गया, एक चैप्टर आपकी स्पर्श का पढ़ा दूंगी, और उसकी कविता का और कहानी गद्य पद्य दोनों लेके चलेंगे। तो डोंट वरी, जो तुम्हारे स्कूल में अभी आने वाला है मिड तुम्हारे यूनिट टेस्ट में जो आएगा, उतने तक तुम्हारा काफ़ी हो जाएगा कि तुम लोग अच्छा कर लो। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।